नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों को हम सामान्यतः 5 समूहों में बांट सकते हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ, कवक एवं शैवाल। जिसमें हमने सबसे पहले बात की जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विषाणु के बारे में। विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं। विषाणु यानी वायरस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विषाणु के बारे में। जो विषाणु है वह सभी सूक्ष्म जीवों में, जितने भी हमने सूक्ष्म जीवों की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, शैवाल है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म है वो विषाणु होती है। सबसे सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म। ठीक है, सबसे सूक्ष्म जो है वो कौन सी जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव है? वो विषाणु। अब ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। किनसे बने होते हैं ये? न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ये पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। क्या होते हैं ये? पूर्ण परजीवी होते हैं। कंप्लीट पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते। कब तो ये परजीवी है, तो ये क्या नहीं कर सकते? स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते? विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। परजीवी है ना, तो इन्हें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? एक जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो विषाणु है, ये बहुत सारे घातक रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु बहुत सारे घातक रोग उत्पन्न करते हैं। किनमें? पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में कई प्रकार के घातक रोग उत्पन्न करते हैं। तो पहले जरा हम लोग विषाणु का चित्र देखकर वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जो विषाणु है वो सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा किनसे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? परजीव होते हैं। पूर्ण रूप से परजीव होते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका विभाजन नहीं हो सकता, ये विभाजित नहीं हो सकते। इनको प्रजनन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जीवित वस्तुओं में ये क्या करते हैं? जाकर परजीवों के रूप में रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, जंतुए हुए, मनुष्य हुए, और उनमें क्या करते हैं? घातक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हमने कोरोना वायरस के बारे में सब पढ़ चुके हैं, हम लोग भुगत भी चुके हैं, है ना? कितना घातक था वो, जब कोरोना वायरस आया तो कैसे कैसे बीमारियां हुई, कितने कितने लोगों की देहांत हुई, है ना? तो ये बहुत सारे घातक रोग मनुष्य में, पौधों में और जंतुओं में उत्पन्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के रोग जो है मनुष्यों में उत्पन्न करते हैं। देखते हैं विषाणु फैलाने वाले रोगों के बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मनुष्य में ये चेचक, चेचक, पोलियो, चेचक, पोलियो, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस,
डेंगू, चिकुनगुनिया, आदि रोग जो है कौन फैलाते हैं? वायरस फैलाते हैं या विषाणु फैलाते हैं। क्लियर है? तो विषाणु की जो खोज है सबसे पहले एक रूसी वैज्ञानिक ने किया था। एक रूसी वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है दमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, दमित्री इवानोव्स्की उनका नाम है। ये देखिए, आपको हम चित्र भी दिखा देते हैं। ये देखिए, तो वायरस की खोज जो है किसने की थी? इन्होंने की थी। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, इनका नाम है इवानोव्स्की, दामित्री इवानोव्स्की। ठीक है। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये निर्जीव होते हैं जब ये बाहर होते हैं, लेकिन जब ये किसी जीवित वस्तु में घुस जाते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? विषाणु जो है सजीव व निर्जीव के बीच में एक कड़ी है। तो वायरस यानी कि विषाणु की खोज की थी, किन्होंने की थी? दामित्री इवानोव्स्की ने की थी। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। अगले सूक्ष्म जीव का नाम है प्रोटोजोआ। तो अभी तक हमने जीवाणु पढ़ा, विषाणु पढ़ा, अगले हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ, अंग्रेजी में इसको प्रोटोजोआ लिखते हैं हम लोग, प्रोटोजोआ। ठीक है। अब प्रोटोजोआ भी जो है सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ में जीव एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक यानी कि एक कोश से बने हुए होते हैं। इनका शरीर जो है एक कोश के बराबर होता है, एक कोशिका होती है इनकी। ठीक है। और ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीरों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये प्रोटोजोआ? जल में, मिट्टी में, जल में, मिट्टी में, जीवों के शरीरों में, जीवों के शरीर में ये पाए जाते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जो जीव है वो स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीव के रूप में भी पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने विषाणु के बारे में बोला था, वो पूर्ण रूप से परजीव है। ये स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से भी जी सकते हैं, और उसी प्रकार ये परजीव भी यानी कि दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहते हैं, परजीव भी होते हैं। इनमें प्रचलन की एक विशेष संरचना होती है, प्रजनन की एक विशेष संरचना इनमें होती है। जैसे कि अमीबा में, अमीबा में कूटपात, पैरामीशियम में सीलिया। ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़े से जो प्रोटोजोआ हैं उनके चित्र भी आपको दिखा देते हैं। प्रोटोजोआ, इनमें दो उदाहरण भी आपके पुस्तक में है। कौन कौन से हैं? अमीबा तथा पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा तथा पैरामीशियम। तो चलिए ये देख लीजिए, ये जो सूक्ष्म जीव आप देख रहे हो ये प्रोटोजोआ से है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें ये अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो इसमें क्या है कि इनमें जो है पैरामीशियम में क्या होते हैं? कपटपात होते हैं। क्या होते हैं? कपटपात, जो इन्हें चलने में, प्रचलन में इनकी सहायता करते हैं। अमीबा में कपटपात होता है जो प्रचलन में इनकी सहायता करते हैं। तो ये है प्रोटोजोआ। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटोजोआ है ये
मनुष्य में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, या जंतुओं में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, जरा देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ मनुष्यों और जंतुओं में जो रोग फैलाते हैं वे हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोआ है, एंटमीबा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो पेचिस रोग फैलाता है। कौन सा रोग? पेचिस रोग फैलाता है, पेचिस रोग। तथा प्लाज्मोडियम एक अलग प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो मलेरिया नामक रोग फैलाता है। कौन सा रोग? मलेरिया, मलेरिया रोग फैलाता है। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है वो पेचिस रोग फैलाता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है। क्लियर है यह बात? ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है ये भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ में जीव जो है एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं और अन्य जीवों के शरीर में परजीवों के रूप में भी पाए जाते हैं। इनकी जो प्रचलन की जो है संरचना होती है इनके शरीर में, वो एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जैसे कि अमीबा में कूटपाद तथा पैरामीशियम में सीलिया। और ये कई प्रकार के रोग जो है मनुष्य में और जंतुओं में उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिस रोग फैलाते हैं तथा प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग फैलाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले सूक्ष्म जीव के बारे में जो है कवक। क्या है? कवक। कवक, इसको फफूंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फफूंद। कवक को जो है फफूंद भी कहते हैं। इन्हें हम अक्सर कहाँ देखते हैं? इन्हें हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़ों की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। अब देखते हो ना, रोटी को थोड़ी देर बाहर रख दिया और थोड़े दिन बाहर रख दिया तो उसमें सफेद सफेद या खाने की कोई अवशिष्ट पड़े हुए हैं, उसमें सफेद सफेद रंग या काले काले धब्बे नजर आते हैं। तो वो क्या होते हैं? वे कवक होते हैं या फफूंद होते हैं। तो बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली, ठीक है, छातेनुमा संरचना कैसी होती है? इनकी जो संरचना होती है वो छातेनुमा, छाते नुमा जो संरचना वाली एक कवक है कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता आपने देखा हो ना, बारिश के समय पर ऐसे छाते की तरह के निकल कर आते हैं सफेद रंग के या अन्य रंगों के, वो कुकुरमुत्ता ये भी जो है इस प्रकार का एक कवक है। ठीक है, कवकों में अपनी लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती है। कवकों में क्या होती है? कवकों में लंबी संरचना, ऐसे धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिका या बहुकोशिका होती है। कैसे होती है? एक कोशिका या बहुकोशिका होती है और आपस में मिलकर ये एक कोशिका कोशिका यानी कि एक कोशिका भी बना हो सकता है या बहुकोशिका भी होते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं से बहुकोशिका भी होते हैं। बहुकोशिका, ये जो बहुकोशिका, ये जो है, ये जो कवक है, ये सब जो बहुकोशिका होते हैं ये आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये कवक जाल, कवक जाल बनाते हैं। ठीक है, ये कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं।
तो ये जो कवक की कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके चित्र भी जरा आपको दिखा देते हैं कवक। तो क्या कहा कवक के बारे में हमने, कवक जो है फफूंद भी कहलाते हैं। ये क्या बोलते, बरसात के दिनों में आप देखते हो कि क्या देखते हो, जो इस प्रकार से जो कूड़े करकट में उगते हैं, कूड़े करकटों में क्या उगते हैं, कूड़े करकटों में आप देख सकते हो इस तरह छाते नुमा। ये देखो, देख रहे हो ना, ऐसे बारिश के मौसम पर आप ऐसे देखते हो छाते नुमा संरचना, कुकुरमुत्ता है, ये अलग अलग रंगों के होते हैं। ये भी एक प्रकार का कवक है। फिर आप देखते हो कि रोटी में, रोटी या ब्रेड में बाहर रखो, थोड़े दिन बाहर रखो, तो आप क्या देख सकते हो कि इस तरह सफेद या काले रंग के धब्बे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कवक होते हैं। ठीक है, इनके जो इनमें जो है लंबे धागे जैसी संरचनाएं होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसे कवक तंतु कहते हैं, हम लोग इसे क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। ये देखो, धागे जैसे संरचना है, कवक तंतु। कवक तंतु एक कोशिका भी हो सकती है और बहु कोशिका भी, और आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये कवक जाल बनाते हैं। और इनमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। ये जो कवक है ये हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, मशरूम यानी कि जो एक प्रकार का कवक है, वो भोजन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। पेनिसिलियम नामक कवक, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या बताए, ये जो है कवक, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जिसमें कि मशरूम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मशरूम, मशरूम ये जो एक प्रकार का कवक है, वो हम लोग भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में, भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नामक जो कवक है, आप सबको पता है, ये है, ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक बना दिया जाता है, दवाई बनाई जाती है, प्रतिजैविक, जिसे हम प्रतिजैविक दवाई बोलते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक दवाई इससे बनाई जाती है। पक्सीनिया नामक एक कवक है जो रोग उत्पन्न करती है, किसमें, तो ये जो है मशरूम और जो पेनिसिलियम है, ये दोनों जो है हमारे लिए लाभदायक है, ये भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। पेनिसिलियम को हम कौन सी दवाई बनाने में उपयोग करते हैं, प्रतिजैविक दवाई बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन कई जो कवक है वो खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, जहरीले भी होते हैं और ये रोग भी फैलाते हैं, जैसे कि पक्सीनिया। पक्सीनिया जो कवक है, पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में, ठीक है, गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, गेहूं में एक रोग उत्पन्न करता है। और मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न वाले रोग कौन कौन से हैं, मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न किए वाले जो रोग है वो दाद है। ठीक है, दाद, दाद नामक रोग, यानी कि दाद, खाज, खुजली सब बोलते हैं ना हम लोग। तो कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। ये दाद जब बुरी तरह से बढ़ जाए, उसके ढंग से अगर आप ट्रीटमेंट ना ले, तो क्या हो जाता है, ये दाद जो है मनुष्य के सर में अगर हो जाए तो उसके बाल पूरे झड़ जाते हैं और क्या हो जाता है, वो गंजा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कवक के बारे में जानकारी। क्लियर है आपको? चलिए, अगला हम बात करेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल, अब ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में
काई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सामान्य भाषा में हम काई कहते हैं, है ना, काई। तो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये सामान्यतः जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जल में। आप देखते हो ना, जल के ऊपर ऐसे हरे हरे रंग का, जैसे जो पानी ऐसे रुका हुआ पानी है, तो उसके ऊपर आप देखते हो कि थोड़े दिनों में से ऊपर ऊपरी तरफ हरे हरे रंग के क्या ऐसा फैला होता है ना, छोटे छोटे पौधे जैसे कुछ फैला होता है, तो वो है काई, शैवाल। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, ठीक है, क्लेमेडोमोनास एवं डाइटमस एक कोशिका होती है, परंतु अधिकांश जो शैवाल है वो बहुकोशिका होती है। तो ये जल में पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो है, अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं? अधिकांश शैवाल बहुकोशिका होती है। बहुकोशिक, बहुकोशिक होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ शैवाल जैसे कि क्लोरेला, क्लोरेला, क्लमाइडो मोनास, क्लोमाइडो मोनास एवं डाइटम्स, डाइटम्स, ठीक है, डाइटम्स जो है वो कैसे होते हैं? वो एक कोशिका होते हैं, एक कोशिक, एक कोशिक होते हैं, एक कोशिक। तो अधिकांश शैवाल जो है वो बहुकोशिक होते हैं। क्लोरेला, क्लोमेडोमोनास, डाइटम्स जो है एक कोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय होता है, थैलस होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। कैसा होता है? सुकाय होता है। इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय। इनका शैवाल जो है, इनका शरीर सुकाय होता है। सुकाय यानी सुकाय होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती, इनका अभाव होता है। इनका क्या होता है? अभाव होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सुकाय कहते हैं। ठीक है। तो इनका शरीर सुकाय होता है, जो कि जड़ा, तना, पत्ती, इन सबका इनमें अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में, किसके लिए रूप में हम लोग उपयोग करते हैं? भोजन और जंतुओं को देने के चारे के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। जो क्लोरेला नाम का जो शैवाल है, ठीक है, जो क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। जैसे कि हमने कवक के बारे में कहा, पेनिसिलिन के बारे में कहा, उसी प्रकार शैवाल, एक प्रकार का शैवाल जो है क्लोरेला, क्लोरेला नामक का जो शैवाल है, उससे क्लोरेलिन, उससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक बना दिया जाता है। प्रतिजैविक दवाई, दवाई बना दी जाती है। ठीक है। तो भोजन के रूप में भी, चारे के रूप में भी सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्लोरेला नाम के शैवाल से क्लोरेलिन नामक का एक प्रतिजैविक दवाई भी बनाई जाती है। और सिफेल्यूरस वायरुलेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है।
अब भाई ऐसा नहीं कि जितने भी शैवाल है वो सारे हमारे लिए लाभदायक हो। कुछ ऐसे भी हैं जो पौधों पर, पेड़ों पर सब रोग भी फैलाते हैं, जैसे कि चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करने वाला एक शैवाल है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। ठीक है, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक का एक हरा शैवाल है जो चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। फिर नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डाइटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, थापरोदी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होती है। क्या कहा? कुछ ऐसे शैवाल हैं, नदियों और समुद्रों में होने वाले डाइटम्स नामक एक शैवाल है, डाइटम्स, इसका जो उपयोग है वो टूथपेस्ट बनाने में, जैसे आप ब्रश करने के लिए यूज करते हो ना, टूथपेस्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तापरोधी तापरोधी ईंट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश, पेंट सब बनाने में, वार्निश एवं पेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो शैवाल जो है इसे सामान्य भाषा में हम काई कहते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। शैवाल भी आपको दिखा देते हैं, आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में सब शैवाल भी हम देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये है शैवाल का चित्र, ये देखो, देखा पानी के ऊपर ऊपर। तो कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास एवं डायटम्स क्या होते हैं, एक कोशिक होते हैं, लेकिन अधिकतर जो शैवाल है वो बहुकोशिक होते हैं। और इनका शरीर सुकाय होता है, ये हरे रंग का, ये देखो, ये देख रहे हो आप, लेकिन इनका शरीर जो है सुकाय होता है, अर्थात तना, जड़, पत्ती, इन सबका अभाव होता है, केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। और ये शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि भोजन और चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई दी जाती है। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे कि सिफेल्यूरस वायरिसेंस नामक एक हरा शैवाल है जो फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डाइटम्स नामक का जो शैवाल है उसे हम टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट भी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा लेकर, अगली क्लास लेकर, जिसमें हम प्रतिजैविक दवाइयों के बारे में, नाइट्रोजन स्थितीकरण के बारे में सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।